जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो आज हुई है 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग न्यू दिल्ली में। हम लोग आज उसी पे डिस्कस करेंगे। प्रेस रिलीज ओपन किया हुआ हूं मैं अपने स्क्रीन पे। तो नमस्ते भारत, मैं हूं राम प्रकाश गौतम। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लॉ को चेंज किया जा रहा है और इंसर्ट किया जा रहा है। बहुत ही बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बिजनेसमैन ढीले स्वभाव के हैं, जिनके पास टीम नहीं है काम करने के लिए, जो जीएसटी को छत के ऊपर रख करके आराम से सो चुके हैं, वैसे लोगों के लिए बिजनेस बंद कर देना चाहिए। इंडिया में मुश्किल है इस तरह से बिजनेस करना। जीएसटी काउंसिल का बहुत ही क्लियर फंडा है 48 जीएसटी काउंसिल का। जब आपको नोटिफिकेशन नोटिफाई होके आएगा तब मैं उस पर और ज्यादा डिस्कस आपसे करूंगा। अभी मैं मेन मेन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जब नोटिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि बिकॉज ये एक रिकमेंडेशन होता है और जब तक कोई भी चीज नोटिफाई नहीं हो तब तक वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन आपको इस रिकमेंडेशन से आइडिया आ जाएगा कि अब हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, किस तरह से जीएसटी में चलना है हमें। तो प्रॉपर अगर आप पंक्चुअल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जीएसटी को कंटिन्यू रखिए, यानी कि अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखिए। और बिजनेस कंटिन्यू रखिएगा ईमानदारी से तो जीएसटी कंटिन्यू रहना है। ठीक है। यहाँ पे शुरू के पैरा में तो कुछ आपको रेट वगैरह का चेंजिंग हुआ है, तो ये तो रेट है, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे जो नोटिफिकेशन आएगा। मेजर जो चेंजेज हुआ है उस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज जो इस वाले में है उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। पॉइंट नंबर 5 और 6 कहता है कि नो जीएसटी इज पेबल वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई आप रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो रेंट पे, और वो पर्सन जो लेगा वो अपने इंडिविजुअल पे लेता है, कैपेसिटी पे लेता है, अपने रेसिडेंस के लिए लेता है, ना कि वो बिजनेस के पर्पज से लेता है, तो वहां पे आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड, इन्होंने कहा है इंसेंटिव पेड टू बैंक बाय सीजी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अगर बैंक को इंसेंटिव पेड करता है रुपे, डेबिट कार्ड और लो वैल्यू भीम यूपीआई के प्रमोशन के लिए, तो वहां पे इस नेचर का जो ट्रांजैक्शंस होगा ये सब्सिडी वाला माना जाएगा और इस पे टैक्सेबल नहीं होगा, इस पे टैक्स नहीं लगना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें तो यहां से बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। सेकेंड नंबर जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसने जो सब्जेक्ट लाइन दिया रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसी से आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये क्या चीज है। देयर इज नो प्रोसीजर फॉर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स borne by the unregistered buyers in case where the contract agreement for supply of services like construction of flat house and long term insurance policy। यहाँ पे मेन रूप से कहता है कि द काउंसिल रिकमेंडेड amendment in CGST Rule 2017 along with issuance of a circular to prescribe the procedure for filing application of refund by the unregistered buyers in such cases। देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो रिफंड क्लेम नहीं करते थे। जहां पे अब रिकमेंड किया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने आज के मीटिंग में ये रिकमेंड किया है कि सीजीएसटी रूल 2017 में सर्कुलर ला करके ये अमेंड किया जाए कि अब अनरजिस्टर्ड बायर जो है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है, वो भी रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ है और ये बदलाव माना जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब। नेक्स्ट जो देखिएगा, फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज। GST Council in its 47th meeting had granted in principle approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayers
to make intra-state supply of goods through e-commerce. 47th मीटिंग जो हुआ था काउंसिल का, जिसमें कहा गया था यहाँ कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर कंपोजिट टैक्स पेयर भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन दिया हुआ था. द काउंसिल अप्रूव द amendments in the GST Act and GST rules along with issuance of relevant notifications to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite functionality on the portal as well as for providing sufficient time to preparedness by the ECOs, Council has recommended that the scheme may be implemented with effect from 1st October 2023. तो ये जो ई कॉमर्स वाला रिलेटेड चीज है, ये भी आपको उम्मीद है कि 1 अक्टूबर 2023 से अब आपको आ जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिखाया जा रहा था. अब नेक्स्ट, अगर 4th नंबर में उतना नहीं है, 5th नंबर से आपका सुपर इंपॉर्टेंट, हम जिसको कहते हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट 5th नंबर है, इसको ध्यान से समझिएगा. 5th नंबर में कहता है कि द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड सब रूल 1 ऑफ रूल 37. रूल 37 का सब रूल 1 जो है सीजीएसटी रूल 2017 का, उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली with effect from 1st October 2022 to provide for reversal of ITC in terms of second proviso to section 16 of CGST Act only proportionate to the amount not paid to the supplier vis-a-vis the value of the supply including tax payable. ठीक है, ये कह रहा है, जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट आया, कि 16(2) जो है सेक्शन, उसमें क्या होता था कि अगर कोई पेमेंट आपने कोई परचेज किया और अगर कोई उसका पेमेंट आप 180 दिन के अंदर नहीं करते हो, तो वहां पे क्या होता था कि आपको टोटल का टोटल आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता था. अब क्या होगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रिकमेंडेशन आया कि यहाँ पे आप इसको, जो 6 मंथ वाला है, 180 डेज वाली बात है, इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे किया जाए. ठीक है, ठीक इसी तरह 5th के तरह ही 6th नंबर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द काउंसिल रिकमेंड, यहाँ पे देखिए अपने बायर के हाथ की बात किया था, अब सेलर के लिए भी बड़ा मुश्किल बहने वाला है, मतलब अवेयर हो जाना है सेलर को भी. द काउंसिल रिकमेंडेड टू, अभी तक सेलर बड़ा मौज में रहता था, अब देखिए क्या होगा. द काउंसिल रिकमेंडेड टू इंसर्ट रूल 37A. अब एक नया रूल 37A जोड़ा जाएगा सीजीएसटी रूल 2017 में, टू प्रेस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in the event of non-payment of tax by supplier by a specified date and mechanism for reavailment of such credit if the supplier pays tax subsequently. This word is to process for complying with the condition for availment of ITC under section 16(2)(c) of CGST Act 2017. यहाँ पे कुछ केस में क्या होता था कि अगर सेलर ने जीएसटीआर नहीं फाइल किया, या जीएसटीआर फाइल तो कर दिया बट 3B का टैक्स जमा नहीं किया, तो इस केस में क्या होता था, जो बायर होता था उस बेचारे को अपना सारा का सारा आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता था, उस पे इंटरेस्ट वगैरह ऊपर से देना पड़ता था. अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना है. अब क्या होगा कि एक कोई मैकेनिज्म निकाला जाएगा, कोई टाइम पीरियड वगैरह दिया जाएगा कि अगर जीएसटीआर 1 के लिए नहीं फाइल किया गया जीएसटीआर 1 और उसका टैक्स नहीं जमा किया गया जीएसटीआर 3B के थ्रू, तो उस केस में कुछ ना कुछ रीएबेलमेंट का अगर जमा कर देगा बाद में सेलर, तो रीएबेलमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली सेलर तो ले लेता है बायर का पैसा, लेकिन अगर वो R1 जमा नहीं किया और R1 नहीं करेगा तो 3B नहीं करेगा, और 3B नहीं किया
तो आईटीसी मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे लॉस होता था बायर को। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये दोनों। उसके बाद अगला जो है वो आपको इसके लिए है, अपील की बात करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब हम उसके बाद अगर बात करें इसमें, तो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे इसमें लग रहा है, इसमें और बाकी चीजें तो खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मेन रूप से है दोस्त, वो अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारे बेनिफिट के लिए, इमीडिएट बेनिफिट के लिए, नॉर्मली जो सबके लिए है वो यहाँ पे आने वाला है। इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर्स इन ऑर्डर टू रिमूव ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large। यहाँ पे कुछ सर्कुलर इशू किए जाएंगे जिसमें आपको इसमें बताया जाएगा। देखिए इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज बताया वो क्या कहता है कि प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आईटीसी इन केस इन्वॉल्विंग डिफरेंस इन आईटीसी availed in Form GSTR 3B vis-a-vis that avail as per Form GSTR 2A during 17-18 and 18-19। इम्पोर्टेंट चीज ये कह रहा है कि 17-18 और 18-19 में अगर कोई डिफरेंस हुआ है आईटीसी में 2A और 3B में, तो उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ उपाय सोचने वाले हैं जो कि आपको सर्कुलर इशू किए जाएंगे। Clarifying the manner of redetermination of demand in terms of subsection 2 of section 75। यहाँ पे भी आपको इशू होने वाला है। Clarification in respect to applicability of e-invoicing with respect to entity। जैसा कि मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी एक मंत्री साहब ने बोल ही दिया है कि 5 करोड़ से 1 जनवरी से 5 करोड़ वाला एप्लीकेबल हो जाएगा इनवॉइस। दूसरी बात, इसका ट्रायल ऑलरेडी रनिंग में है, तो यहाँ पे भी चांसेस होते हैं बदलने के। अब एक इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके सामने, और ये जो आपका है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट देने वाला है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें 14 नंबर में, कि प्रपोजल टू कंडक्ट अ पायलट बेसिस, मतलब पूरे इंडिया में ना करके पायलट बेसिस पे, जब ये जैसे अभी ये करेंसी चली है ना ई करेंसी, उसी तरह की बात की जा रही है कि प्रपोजल टू कंडक्ट ए पायलट इन स्टेट ऑफ गुजरात फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लीकेंट्स। Amendment in Rule 8 and 9 of CGST Rule 2017 to be made to facilitate the same. This will help in tackling the means of fake and fraudulent registration। फ्रॉड का जो रजिस्ट्रेशन होता है उस पे कंट्रोल करने के लिए अभी ये ट्रायल के रूप में गुजरात में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने अमेंडमेंट का रूल 8 और रूल 9 का अमेंडमेंट भी बोल दिया है, तो होने के चांसेस ज्यादा हैं, और इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट को भी, इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी। पेन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फेस्ड फ्रॉम सीबीडीटी डाटा बेस। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा तो जो पेन लिंक होगा मोबाइल से, उसको सीबीडीटी के डाटा से फेच किया जाएगा और इसको कैप्चर करके फॉर्म जीएसटी REG01 रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में कैप्चर किया जाएगा, और ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन टू बी कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन on such PAN linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder। अब यहाँ पे जानते हैं क्या हो रहा है कि अभी तक हम लोग सुनते थे न, किसी का पैन कार्ड ले करके, आधार कार्ड ले करके कोई भी आदमी जीएसटी नंबर बना दिया और उस पे फेक अमाउंट कर रहा है 5 साल से धंधा, और उसके बाद 200 करोड़ लेके फरार। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पेन लिंक्ड मोबाइल जो होगा आपका, वो आपका जो पेन कार्ड पे जो मोबाइल दिया है उससे लिंक कर देगा GST REG 01 को, और जब आपका
मेन मोबाइल पे जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही इसे बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चेंज हुआ है सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 to be amended to restrict filing of return statements to a maximum period of 3 years from the due date of filing of the relevant return statement। सेक्शन 37 मतलब 37 का मतलब GSTR 1 हो गया, 39 हो गया GSTR 3 भी, और सेक्शन 44 हो गया आपको क्या, एनुअल रिटर्न, और 52 यानी कि टीडीएस और टीसीएस का जो है अब 3 साल से ऊपर आप नहीं भर सकते हैं। जो अभी बवाल चल रहा था ना, वो अब यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म GSTR 1 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, टू बी अमेंड टू प्रोवाइड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड थ्रू इकोज covered under section 52 and section 95 by the supplier and reporting by the eco in respect of supplies made under section 95 of CGST Act 2017। ये अब GSTR 1 में ई कॉमर्स वाले सप्लाई के लिए नहीं था कुछ भी, तो वह उसको भी अमेंड करने की बात की जा रही है। अब दोस्त जो रूल 18 है, ये जो पॉइंट इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच होने वाला है, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। रूल 88C and form GST DRC 01B to be inserted in CGST रूल। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल आपके सामने आ गया जो कि होगा रूल 88C इंसर्ट किया जाएगा, और इसके साथ फॉर्म GST DRC 01 कैपिटल बी अब आपके पास नया एक फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर बाय द कॉमन पोर्टल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म GSTR 1 एंड इन फॉर्म GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड वेयर सच डिफरेंस एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट। यहाँ पे अब एक समझिए कि अगर आपका GSTR 3B और GSTR 1 के बीच में कोई टैक्स लाइबिलिटी और पेमेंट में कोई डिफरेंस होता है, तो आपको एक रूल 88C के थ्रू फॉर्म GST DRC 01B अब नया इशू किया जाएगा। अब उसमें एक वेयर सच डिफरेंस एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड और परसेंटेज, वहां पे कोई एक अमाउंट अब नोटिफाई करेंगे ये कि इतना परसेंट या इतना रुपया से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फॉर enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the difference। उस केस में जब आपको ये नोटिस आता है DRC 01B, तो आप यहाँ पे या तो जो डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट कर रही है पे करने के लिए डिपार्टमेंट, वो आप पे कर दीजिए, या फिर उसका रिप्लाई तैयार करके दीजिए। फर्दर क्लॉज डी टू बी इंसर्टेड इन सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ CGST रूल 2017। यानी रूल 59 के सब रूल 6 में भी अब क्लॉज डी एक नया जोड़ा जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 फॉर ए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation nor has furnished a reply explaining the reason for the amount remaining unpaid। यानी कि अगर आपने जमा नहीं करोगे रूल 59 सब रूल 6 का क्लॉज डी के तहत, आप या तो आप उसका एक्सप्लेनेशन दो या टैक्स पे करो, अगर नहीं करते हो तो आगे का GSTR 1 फाइल आप नहीं कर पाओगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आपको जो है सो ऑनलाइन टैक्स, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट के बारे में है, और इस तरह से ये प्रेस रिलीज खत्म होता है। तो ये प्रेस रिलीज था, तो करीब करीब मैं आपको बता चुका हूं। अब आप अपनी अंदाजा लगा करके क्या होता है, नोटिफिकेशन अब कल से हो सकता है स्टार्ट हो जाएगा नोटिफाई होना, और ये महीना बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नोटिफिकेशन आते रहेंगे और अमेंडमेंट्स आते रहेंगे। अभी तक आपने जितना काम किया अब सारा अमेंडमेंट में जा करके करिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि 48 GST काउंसिल मीटिंग में जो आज डिसीजंस को रिकमेंड किया गया वो सारे रिकमेंडेशन से हम सब
हैप्पी होंगे और कहीं न कहीं हमारी भलाई के लिए है। तो चलिए बाय-बाय।